सृष्टि के अबूझ रहस्यों में से एक है इस पर अंकुरित होने वाला जीवन। बदलते समय के साथ जीवन क्रम भी आगे बढ़ा और सभ्यता का विकास भी। सभ्यता की गोद में पलकर संस्कृति भी बड़ी हुई। आचार व्यवहार के ताने बाने में बुनकर इसे एक मुकम्मल पहचान मिली। दुनिया में जब नई सभ्यता का विकास हुआ तो मानव मल निष्पादन के लिए किसी सम्यक तकनीक की तलाश शुरू हो गई। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे महाद्वीपों में 20वीं शताब्दी तक सीवर और सेप्टिक टैंक प्रणाली इजाद हो गई। अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीप इस महंगी निष्पादन प्रणाली का बोझ उठा सकने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि सीवर प्रणाली के निर्माण और संचालन के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। सेप्टिक टैंक प्रणाली में भी मैनुअल स्क्वैवेंजिंग की जरूरत पड़ती थी। भारत में भी सर्वप्रथम कलकत्ता में सन 1870 में पहली सीवर प्रणाली की शुरुआत हुई, पर आज 143 वर्ष गुजर जाने के बावजूद ये तकनीक भारत के 160 से ज्यादा शहरों तक भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में भारत में शौच निवृत्ति की 2 प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिला। एक खुले में शौच, दूसरा कमाऊ या शुष्क शौचालय। बाद के दिनों में सेप्टिक टैंकों का चलन भी बढ़ा, लेकिन अफसोस की बात यह कि कमाऊ शौचालयों से लेकर सेप्टिक टैंक तक में मैनुअल स्क्वैवेंजिंग की जरूरत पड़ती रही। यानी महज रोजी रोटी के लिए हमारे सभ्य समाज के कुछ लोग खुले हाथों मानव मल की सफाई करते रहे, उसके निष्पादन के लिए इसे अपने सिर पर ढोते रहे। विडंबना देखिए, फिर भी इन लोगों को समाज ने अपने सबसे आखिरी पायदान पर रखा। मोहनदास करमचंद गांधी ने जब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंका तो वे स्क्वैवेंजर्स समाज की दुर्दशा को लेकर सदैव चिंताशील रहे। बापू चाहते थे कि भारत में मल निष्पादन के लिए कोई ऐसी सस्ती और सरल प्रणाली का विकास हो जिससे इन स्क्वैवेंजर्स भाई बहनों को मैला ढोने की इस अमानवीय प्रथा से मुक्ति मिल सके। गांधी जी तो यहां तक चाहते थे कि इन स्क्वैवेंजर्स को समाज में उतनी प्रतिष्ठा हासिल हो जितनी उस समय देश के वायसराय को हासिल थी। यही वजह थी जब गांधी जी ने 1901 में कलकत्ता के नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन में हिस्सा लिया तो उन्होंने वहां मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सम्मेलन में मौजूद हर व्यक्ति अपना मलमूत्र स्वयं साफ करेगा। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के साबरमती में अपना आश्रम शुरू किया तो उन्होंने टट्टी पर मिट्टी का नारा दिया, पर अफसोस कि गांधी जी का सपना उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया। बापू के नहीं रहने के पश्चात सरकार ने इस दिशा में पहल की। कई कमेटियों का गठन हुआ। इन कमेटियों ने इन स्क्वैवेंजर्स के लिए कई कल्याणकारी सुझाव दिए। मसलन इन्हें कार्य के दौरान गम्स शूज और हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। मल ढोने के लिए पहिए वाली गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। पर इसमें से कोई सुझाव ऐसा नहीं था कि आखिरकार कैसे इन स्क्वैवेंजर्स भाई बहनों को इस अमानवीय कार्य से बाहर निकाला जाए। पर कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट हो चुकी थी। बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव के रहने वाले डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने सन 1968 में बिहार गांधी शताब्दी समारोह कमेटी ज्वाइन की। इस कमेटी को एक वर्ष बाद 1969 में गांधी जी के जन्म शताब्दी समारोह को धूमधाम से मनाना था। हालांकि डॉक्टर पाठक तब महज एक समाज शास्त्री थे और उनका सपना पटना विश्वविद्यालय में लेक्चरर बनने का था। उस कमेटी के महासचिव को डॉक्टर पाठक पर अटूट विश्वास था कि गांधी जी के सपने को ये जरूर पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर पाठक बिहार के एक कुलीन परंपरावादी ब्राह्मण परिवार से आते थे
और उनके परिवार में रीति रिवाज और मान्यताएं कहीं गहरी थीं। उन्हें अपने बचपन का वो वाकया पूरी तरह याद था जब उन्होंने एक अछूत डोम जाति की महिला को छू लिया था, तो उनकी दादी ने उनकी शुद्धि के लिए उन्हें जबरन गाय का गोबर, रेत, गौमूत्र और गंगा जल निगलने पर मजबूर कर दिया। उस कड़कड़ाती ठंड में उन्हें नहलाया गया। डॉक्टर पाठक ने अपने महासचिव को यह बताने से संकोच नहीं किया कि चूंकि वे कोई इंजीनियर नहीं हैं, सो जब तक वे कमाऊ शौचालय का कोई विकल्प पेश नहीं कर सकते, तब तक इसके उपभोक्ताओं से कैसे कह सकते हैं कि वे इन बकेट टॉयलेट का इस्तेमाल बंद कर दें। वैसे भी वे जाति से ब्राह्मण हैं, तो क्या इस कार्य में उनकी स्वीकार्यता बनेगी? और फिर मैं जाति से एक ब्राह्मण हूं, क्या लोग ये स्वीकार करेंगे? आप जाति से ब्राह्मण हो या कोई और, मुझे इस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। पर अपने महासचिव का खुद के ऊपर इस कदर विश्वास देखकर डॉक्टर पाठक स्कैवेंजर्स की दशा दुर्दशा जानने के लिए, उनकी समस्याओं को करीब से समझने के लिए बेतिया की एक वाल्मीकि बस्ती में 3 महीने तक उनके बीच जाकर रहे। उस दौरान वहां घटी 2 घटनाओं ने उनके मन पर गहरा असर डाला। पहली घटना थी कि एक नई नवेली दुल्हन को कैसे उसकी सास और पति जबरन मैला उठाने के लिए भेज रहे थे और वो कैसे दहाड़े मारकर रो रही थी। दूसरी घटना में डॉक्टर पाठक अपने एक मित्र के साथ एक चाय की दुकान पर थे, तब एक लाल कमीज पहने बच्चे पर सांड ने हमला कर दिया। लोग उसे बचाने के लिए भागे, पर भीड़ में से किसी ने कह दिया कि यह मलिन बस्ती का बच्चा है। सारे लोग वापस लौट गए। डॉक्टर पाठक उस घायल बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, पर उसे बचाया नहीं जा सका। इन 2 घटनाओं ने डॉक्टर पाठक को व्यथित जरूर किया, पर उनके मन के संकल्प को नई मजबूती भी दी कि उन्हें न सिर्फ बापू के अधूरे सपने को पूरा करना है, बल्कि इन अस्पृश्य लोगों के जीवन में नई सुबह लानी है। जिस प्रकार आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के चरखे के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, वैसे ही डॉक्टर पाठक द्वारा इजाद की गई टूपिट सुलभ शौचालय तकनीक देश में स्वच्छता क्रांति लाने में मील का पत्थर साबित हुई। इस 2 गड्ढे वाली जल प्रवाही सुलभ तकनीक में मल एकत्रित करने के लिए 2 गड्ढे बनाए जाते हैं। एक बार में एक गड्ढे को इस्तेमाल में लाया जाता है और दूसरा गड्ढा स्टैंड बाय रहता है। जब एक गड्ढा भर जाता है तो फिर दूसरे को चालू कर दिया जाता है। 2 वर्षों के उपरांत पहले गड्ढे में इकट्ठा मानव मल उन्नत किस्म की खाद में परिणत हो जाता है, जो गंधहीन और रंगहीन होता है। इसे सीधे किचन गार्डन या खेतों में डाला जा सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सार्वजनिक शौचालयों को सुलभ द्वारा इजाद किए गए एक बायोगैस डाइजेस्टर से जोड़ दिया जाता है। इस तकनीक से एक वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका इस्तेमाल खाना पकाने, शरीर गर्म करने से लेकर स्ट्रीट लाइट तक में हो सकता है। बायोगैस से उत्सर्जित जल नदी में छोड़े जाने के उपयुक्त तो है ही, साथ ही ये उन्नत खाद का भी काम करता है। डॉक्टर पाठक ने सन 1970 में सुलभ शौचालय संस्थान की नींव रखी। बिहार के आरा और बक्सर में पहले सुलभ शौचालय का निर्माण शुरू हुआ। सन 1974 में बिहार सरकार ने संपूर्ण प्रांत के लिए संस्था को मान्यता दे दी और सन 1978 से सुलभ ने बिहार से बाहर अन्य राज्यों में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। सुलभ की इस आरंभिक यात्रा में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की एक महती भूमिका रही, जिन्होंने सन 1973 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे स्कैवेंजर्स मुक्ति और कल्याण योजनाओं में व्यक्तिगत रुचि दिखाने को कहा, ताकि इस अभियान में तेजी लाई जा सके। सुलभ ने अपने को इस तकनीक के अन्वेषण,
विकास और प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि व्यावहारिक तौर पर सुलभ शौचालयों को निर्मित और प्रदर्शित भी किया। आज भारतवर्ष के 20 लाख घरों में सुलभ शौचालयों का निर्माण हुआ है। 8,000 से ज्यादा सुलभ सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करो, भुगतान दो की नीति पर चल रहे हैं। आज देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन सुलभ शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सुलभ तकनीक से अभिप्रेरित होकर भारत सरकार ने अब तक देश भर में 5 करोड़ 40 लाख शौचालयों का निर्माण करवाया है। अफगानिस्तान के काबुल में सुलभ ने 5 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया है, जो बायोगैस प्लांट से जुड़े हैं। सन 2007 में जब काबुल शहर का तापमान 0 से 30 डिग्री कम हो गया था, तब भी ये शौचालय और इससे जुड़े बायोगैस प्लांट सुचारू रूप से काम करते रहे। सुलभ कार्यकर्ताओं ने अफगानिस्तान के स्थानीय लोगों को इस शौचालय निर्माण और इसके रखरखाव की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया के 2 अरब 60 करोड़ लोगों को सुरक्षित शौच सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 34 लाख से ज्यादा लोग स्वास्थ्य और शुचिता के अभाव में जल जनित बीमारियों के चलते अकाल मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। त्रासद है कि आज भी भारत में 75 करोड़ से ज्यादा लोग या तो खुले में शौच के लिए जाते हैं या फिर उन कमाऊ शौचालयों के भरोसे हैं जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग की जरूरत पड़ती है। सन 1988 तक तो इन स्कैवेंजर्स के मंदिर प्रवेश पर भी पाबंदी थी। डॉक्टर पाठक ने अपनी निजी पहल से राजस्थान के प्रसिद्ध नाथ द्वारा मंदिर में न सिर्फ स्कैवेंजर्स भाई बहनों को प्रवेश कराया, बल्कि मंदिर के पुजारियों को समझा बुझाकर उन्हें पूजा अर्चना के लिए भी तैयार कर लिया। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरामन और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने डॉक्टर पाठक के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा की। सुलभ ने न केवल लाखों स्कैवेंजर्स को सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा से मुक्त कराया, बल्कि 1 लाख से ज्यादा पुनर्वासित स्कैवेंजर्स को सिलाई कढ़ाई, मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर, रेडियो टीवी और कंप्यूटर शिक्षण जैसे रोजगारोन्मुख कार्यों में दक्ष भी किया, ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें। स्कैवेंजर्स बच्चों को गुणवत्ता योग्य शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी माध्यम के सुलभ पब्लिक स्कूल की भी नींव डाली गई है, जहां स्कैवेंजर्स और सामान्य बच्चों का औसत 60-40 है। राजस्थान के 2 जिलों अलवर और टोंक को पूरी तरह स्कैवेंजिंग मुक्त कराने के लिए सुलभ ने इन दोनों ही स्थानों पर सुलभ नई दिशा केंद्र की स्थापना की, जहां की ना जाने कितनी ही दलित स्कैवेंजर महिलाएं सिर पर मैला उठाने की अमानवीय पीड़ा से जूझ रही थीं। सुलभ नई दिशा केंद्र में आकर उन्हें न सिर्फ अपने जीवन में एक नए मायने मिले, बल्कि रोजगारोन्मुख शिक्षा में दक्ष होकर आज वो अपने लिए आजीविका भी कमा रही हैं। इनके द्वारा तैयार किए गए अचार, बड़ियां, पापड़, मसालों की स्थानीय बाजारों में खूब डिमांड है। सुलभ ने 2007 के अक्टूबर में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ल्ड टॉयलेट समिट का आयोजन किया, जिसमें विश्व भर से आए प्रतिनिधियों के साथ इन दलित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 31 अक्टूबर 2007 की शाम बुल्गारिया दूतावास में इन दलित महिलाओं के प्रयासों से एक रंगारंग समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर नीदरलैंड के हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस ऑफ ऑरेंज मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इस मिशन सैनिटेशन नामक प्रोग्राम को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ले जाने की इच्छा जताई। अगले ही वर्ष 2008 में इन महिलाओं को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन में संयुक्त राष्ट्र से बुलावा आ गया। 2 जुलाई 2008 को बाकायदा इन पुनर्वासित स्कैवेंजर्स महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में देश विदेश के चुनिंदा मॉडलों के साथ रैंप पर उतरकर अपने जलवे बिखेरे।
इतना ही नहीं, विश्व के 150 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यूएन के ट्रस्टीशिप काउंसिल में उषा चौमर को सोने का ताज पहनाया गया। न्यूयॉर्क में ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी गईं, जो इस बात की परिचायक थी कि सदियों से परंपरा और कुरीतियों की बेड़ियों में जकड़ी इन औरतों को सुलभ ने अपने अभिनव प्रयासों से सचमुच एक नया आसमां मयस्सर करा दिया है। न्यूयॉर्क से वापसी के बाद ये महिलाएं डॉक्टर पाठक की अगुवाई में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी से मिली। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट भी गईं और वहां अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। इन्होंने डॉक्टर पाठक के साथ अलवर के जगन्नाथ मंदिर में भी प्रवेश किया। वहां पूजा अर्चना की, फिर अलवर के ही हुजूरी गेट इलाके में ऊंची जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। इनके कदम भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन तक जा पहुंचे, जहां इन्हें लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार का विशेष स्नेह हासिल हुआ। माननीय स्पीकर के करकमलों से न्यू प्रिंसेस ऑफ अलवर नामक पुस्तक का विमोचन भी हुआ और नई दिशा की इन नई राजकुमारियों को माननीय स्पीकर का विशेष सानिध्य भी प्राप्त हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्री राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर इनसे मुलाकात की और इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। महात्मा गांधी जी के पौत्र, अध्येता और लेखक श्री राजमोहन गांधी जब सुलभ परिसर नई दिल्ली में पधारे तो इन महिलाओं के साथ सामूहिक भोजन किया। नई दिशा केंद्र की इन महिलाओं का समूह आरा भी जा पहुंचा, जहां सुलभ आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने इनके दर्द में सहभागी बनने के लिए अपने हाथों से कमाऊ शौचालय की सफाई की और सिर पर मैला उठाकर उसके निष्पादन को अंजाम दिया। ये वाकई एक क्रांतिकारी घटना थी। इन्होंने हिंदुओं की पवित्र नगरी वाराणसी पहुंचकर वहां जीवनदायिनी गंगा में डुबकी लगाई, बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और ब्राह्मणों के साथ सामूहिक भोज में भोजन ग्रहण किया। फिर माता विंध्यवासिनी देवी के मंदिर दर्शन करने मिर्जापुर पहुंची। इतना ही नहीं, सर्वधर्म समभाव की भावना को उजागर करने के लिए ये अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने पहुंची। पुष्कर के प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के बंगला साहिब और रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेका। नई दिल्ली के गोल डाक खाना स्थित कैथेड्रल चर्च में प्रभु यीशु की प्रार्थना में शामिल हुई। मार्च 2012 में उषा चौमर और उनकी सहेलियों ने फ्रांस के लमासे में आयोजित वर्ल्ड वाटर फोरम में हिस्सा लिया, जिसमें उषा ने बाकायदा अपनी बात भी रखी। पहले हम मेला ढोने का काम करते थे। We were manual scavengers. फिर नवंबर 2012 में ये महात्मा गांधी के आश्रम डरबन, दक्षिण अफ्रीका पहुंची, मानो बापू को ये एहसास कराने के लिए कि उनका वर्षों का सपना आज पूरा हुआ। आज सुलभ स्वच्छता आंदोलन की धमक भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सुनी जा रही है। विश्व के कई देशों में सुलभ की पहुंच बन चुकी है। स्वीडन के प्रधानमंत्री फेडरिक रेनफेल्ट अपनी आधिकारिक भारत यात्रा में नई दिल्ली स्थित सुलभ ग्राम पधारे। बेल्जियम की राजकुमारी मिथल्डे, बेल्जियम के भारत स्थित राजदूत जीन एंड डिबोट, इथोपिया के राजदूत जेनेट जेवाइड, अमेरिका के तत्कालीन राजदूत टिमोथी जे रोमर और उनकी पत्नी श्रीमती सैली भी सुलभ प्रांगण में आकर और इन पुनर्वासित महिलाओं से मिलकर सचमुच अभिभूत हो गए।
सही मायनों में सुलभ स्वच्छता आंदोलन शांति और अहिंसा की विजय का परिचायक है। समता मूलक भारत का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, उसे पूरा करने के प्रयास में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक बापू के इन्हीं आदर्शों पर चलकर शांति, अहिंसा और मानवाधिकार का अलख जगा रहे हैं। उनके इस अभिनव प्रयासों के लिए डॉक्टर पाठक को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें अहम है पद्म भूषण, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, सेंट फ्रांसिस अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल द्वारा भी सुलभ को जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस प्रदान किया गया है। सच में सुलभ के आदर्श उसकी प्रार्थना के मानिंद ही पूरे विश्व के सुख, समृद्धि और शांति की कामना करने वाला है।